दोस्तों, मैं करियर टॉक को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ आपको करियर टॉक का दे दूं। करियर टॉक जो है वो एक प्रयास है हम लोगों की तरफ से कि जिसमें बच्चों को जो है करियर के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाए। जो डिफरेंट करियर्स के हाई अचीवर्स हैं उनका जो है इंटरव्यू और उनके पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों के सामने रखे जाएं, जिससे कि वो अपने करियर के बारे में एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है वो बना सकें और एक करियर को लेके जो है उनका जो चॉइस है उसमें उनको काफ़ी मदद मिल सके। तो इसी सीक्वेंस में जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं दैट इज डॉक्टर राहुल सिंघल। एंड ऑल्दो इनका बायोडेटा जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है और अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं एक तरफ से पढ़ना शुरू करूं तो शायद इंटरव्यू ही खत्म हो जाए। बट स्टिल जो मेन पॉइंट्स हैं दैट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट टू यू। डॉक्टर राहुल सिंघल का जो स्टडी स्टार्ट हुआ है, बीएससी किया है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से। मास्टर्स जो है वो फिजिक्स में किया है पंतनगर यूनिवर्सिटी से, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में रिसर्च जो है वो एसोसिएट फेलोशिप ली है इन्होंने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली से, दैट इज अक्टूबर 2003 टू अक्टूबर 2005। उसके बाद में अलग अलग रिसर्च प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं और फाइनली जो है यूएस में जो असाइनमेंट्स लिए हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। रिसर्च एसोसिएट रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूर्टोरिको एंड पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप ली है यूनिवर्सिडad मेट्रोपॉलिटाना सैन जुआन में। विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं आईआईटी जोधपुर में भी। और एडजंक्ट फैकल्टी जो है वो फिजिक्स के रहे हैं मैनचेस्टर कम्युनिटी कॉलेज में। और एडजंक्ट फैकल्टी रहे हैं फिजिक्स में दैट इज सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी फेयरफील्ड में। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है सेंट्रल कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए। एंड एसोसिएट प्रोफेसर प्रेजेंटली जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर है फिजिक्स के सेंट्रल कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी से। सो वेलकम डॉक्टर राहुल सिंघल, आई वेलकम यू इन दिस करियर टॉक टू यू। Thanks, Mr. Sharad, for such a nice introduction. Yeah, How's weather in USA right now, doctor? but it's like a little warm, so around 80 Fahrenheit. So it's good. So we have Yes. summer at least. In India, we are expecting rain, but it's not, like it's getting delayed. काफी देर हो गई है, तो we are expecting any day, maybe today or tomorrow, it will rain heavily. So it's a monsoon time, as you know that. Yeah. Doctor, we would like to start with your career journey, right? जैसे 12th standard के बाद में, अब थोड़ा लंबा टाइम है, बट अगर रिफ्लेक्ट करें तो बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मैं कर 12th सकता स्टैंडर्ड के बाद में, यस, 12th स्टैंडर्ड के बाद में आपको कैसे जो है क्या क्या परेशानी आई, या कौन सी बेसिस पे आपने अपना आगे का रास्ता चुना? कुछ एक इनर थॉट्स, कुछ एक विवाद बातचीत हो जिससे बच्चों को कुछ बेनिफिट मिले। ओके। सो मैंने 12th किया सुंदरलाल इंटर कॉलेज रामपुर से विद पीसीएम। लेकिन एक सपना था कि डॉक्टर बनना है, तो उसके बाद फिर मैंने बायोलॉजी सेपरेट इंटर किया। तो थोड़ा ट्राई किया, लेकिन लिटिल लाइक अनसक्सेस। आपने एमएससी फिजिक्स, यानी कि आपको फिजिक्स में करियर बनाना है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि जैसे बीएससी के बाद में आपने मास्टर्स जो है वो पंतनगर यूनिवर्सिटी से ज्वाइन किया। हाँ जी, तो मैंने जैसे पंतनगर से ज्वाइन किया मास्टर्स, मैंने जब पंतनगर से किया तो लगा कि फिजिक्स में कैरियर बन सकता है, एक अच्छा कैरियर फिजिक्स में। उसके पहले तो नहीं पता था बीएससी में कि क्या होना है। तो ये भी एक बड़ा लगभग डिसएडवांटेज रहता है स्टूडेंट्स को कि उनको नहीं पता होता कि क्या करें, नेक्स्ट क्या। यहाँ तक हो गया कुछ, कोई उनके पास कोई दिशा नहीं होती करने के लिए। हम भी बस बहते चले गए। अब जैसे फिजिक्स में हमने मास्टर्स किया तो पंतनगर जाके पता चला कि कैरियर बन सकता है। फिर जब पंतनगर में थे तो थोड़ा रिसर्च वहाँ होता था हमारा, तो मैंने सुपर कंडक्टिविटी में थोड़ा थ्योरेटिकल रिसर्च किया। तो एक रिसर्च का एक माहौल वहाँ थोड़ा था, तो एक लगा कि हमको रिसर्च भी कर सकते हैं, कि ये भी एक एडवांटेज, मतलब अच्छा फील्ड है रिसर्च का, तो अगर यहाँ बढ़ा जाए तो अच्छा रहेगा। फिर वहाँ से काम करते करते मुझको पता चला कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है इंडिया में, फिजिक्स की काफ़ी बड़ी लेबोरेटरी है। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंतर्गत आती है। तो फिर वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पर प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट। तो फिर मैंने वहाँ पर पीएचडी करना शुरू किया। तो पीएचडी जब किया तो वो एकदम एंटायरली डिफरेंट फील्ड था ऑलमोस्ट, तो बायोसेंसर्स का। तो उसमें काफ़ी केमिस्ट्री और एंजाइम्स ये सब करना पड़ता था। तो वहाँ से पीएचडी किया। पीएचडी के बाद वहाँ पीएचडी करते करते लगा कि आगे भी और सीमाएं हैं बढ़ने की, आगे बहुत हॉराइजन, बड़ा हॉराइजन है। तो जैसे आगे बढ़ते चलेगा हॉराइजन थोड़ा बड़ा होता चला गया, तो लगा कि आगे कुछ और जाके, थोड़ा बाहर जाकर कुछ अपने एक्सपर्टीज लेनी चाहिए। और आगे फिर यूएस गया आफ्टर पीएचडी, और वहाँ जाकर के फिर मेरा फील्ड चेंज हो गया। तो बायोसेंसर से फिर मैं लिथियम आयन बैटरी में काम करने लगा, एनर्जी रिसर्च में। तो एंटायरली डिफरेंट फील्ड था, थोड़ा चैलेंज था, लेकिन किया हमने, अच्छा किया।
और उसके बाद यूएस में हम फिर 1-2 यूनिवर्सिटी और चेंज किया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा टैंपा में गया, फिर वापस पोर्टरिको आए, और उसके बाद 2012 में मैंने आईआईटी जोधपुर एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। तो लगा कि चलो अपनी जर्नी अब कंप्लीट हो गई, जो हमने चाहा था वो हमको मिल गया अपने करियर में। तो काफ़ी अच्छा लगा कि आईआईटी आए हम, लेकिन 1.5 साल मैं वहाँ आईआईटी में रहा। तो उसके बाद वापस फिर मैं यूएस आ गया, और यूएस आकर के 14 में मैं इधर सेंट्रल कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी में 14 से हूँ, और काफ़ी अच्छा है इधर, सब वेल प्लेस्ड हूँ। या और भी एनपीएल जैसी लैब्स हैं इंडिया में, हाँ जी। यहाँ पे जो अपना ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप का प्रोग्राम लेते हैं मास्टर्स के बाद में, तो इसमें क्या फॉरेन यूनिवर्सिटी से इनविटेशंस होते हैं जहाँ जा सकते हैं, या हमें खुद यूनिवर्सिटी सर्च करके अप्लाई करना होता है, किस तरीके से करते हैं? सो आपको खुद यूनिवर्सिटी में सर्च करके अप्लाई करना होता है इसमें। तो जनरली क्या होता है, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप जब आफ्टर पीएचडी, तो पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए। तो फिर वो मिल सकता है, वो एक ऑप्शन रहता है। और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि ड्यूरिंग योर पीएचडी यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स इन इंडिया और वेरियस साइंटिफिक पोजीशन इन इंडिया। तो वो सब ट्राई कर सकते हैं बीच बीच में आप। तो Okay. So for this, all this job process like interviews and visa and all, like you get a support from this foreign university, interview वगैरह सब online होते हैं या किस तरीके से होता है नहीं इसमें? नहीं, वो क्या है, डिपेंड, लाइक पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप तो क्या रहता है कि वो डायरेक्ट मोस्टली जो प्रोफेसर होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो मोस्टली उन्हीं के अंडर में रहता है। तो आपने सीवी भेजेंगे तो आपसे पर्सनली बात कर लेंगे। जैसे हमारे टाइम पे तो प्रोफेसर वो इंडिया आए हुए थे लकली उस समय, तो उन्होंने मुझे वहीं बुला लिया था, तो बात हुई थी मेरी उनसे। तो फिर जो उनको पूछना था पूछा उन्होंने, बाद में ऑफर, उन्होंने राइट अवे ऑफर दे दिया था मुझको। तो जनरली टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कर लेते हैं कोई, तो फिर रिकमेंडेशंस भी चाहिए होता है। तो रिकमेंडेशंस की वैल्यू काफ़ी अच्छी रहती है, अच्छे रिकमेंडेशंस चाहिए आपको। तो वो है, सबसे पहले तो देखिए, उससे पहले तो आपको अपना वर्क है, आपका जो वर्क आप कर रहे हैं उसको, तो उसमें आपका कोई, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। वो हो जाता है, डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम डिवोट करते हैं अपने रिसर्च में, कितना ऑनेस्टली काम करते हैं। तो इस पॉइंट में खाली एक चीज बोलूंगा कि आप एक अपना टारगेट बना के चलें सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास टारगेट था, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं, मेरे को दिशा नहीं मिली थी। देखिए एमएससी तक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एमएससी तक मैं भागता रहा, मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या है। कभी मेरा ये हो जाता है कि कोई बोलता है तुम इंजीनियरिंग में चले जाओ, कोई बोलता है तुम डॉक्टरी में चले जाओ, कोई बोलता है तुम आफ्टर बीएससी, एक ऑप्शन ये मिला कि तुम आईएएस की तैयारी करो। तो वो सब चीज़ था, लेकिन मैं ऑलमोस्ट एमएससी तक तो मुझे खुद भी नहीं पता था क्या करना है। आफ्टर एमएससी व्हेन आई गॉट एनपीएल, देन आई डिसाइडेड नाउ दिस इज माय करियर, अब मुझे कुछ नहीं करना। देन आफ्टर दैट आई डिडंट लिसन टू एनीबॉडी। फिर मेरा अभी अपना टारगेट हो गया कि पीएचडी करनी है, पीएचडी करके थोड़ा एक्सपीरियंस लेने जाना है बाहर, और मैं ऑनेस्टली 100% उसमें लग गया उसके बाद। करेक्ट। और काम काफी किया, दिन रात काम किया, ऐसा नहीं, मेहनत बहुत की हमने। तो ऑनेस्टली लगना पड़ेगा आपको अपने टारगेट तो पे। ये जो पन्नागर यूनिवर्सिटी से जो एनपीएल का लिंक क्या है, मतलब एनपीएल के लिए भी हमें खुद अप्लाई करना पड़ता है, या एनपीएल वालों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी से टाई अप होता है, वहां से वो नहीं, इनविटेशंस लेते हैं या एप्लीकेशंस लेते हैं? गायब तो कोई नहीं होता उनका, आपस में कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है। तो थोड़ा उस समय थोड़ा कंपैरेटिवली, मैं कभी इजी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हर हर टाइम फ्रेम के अपने चैलेंजेस होते हैं। 97 के चैलेंजेस अलग थे, आज के चैलेंजेस अलग हैं। तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब जैसे आपके रिसर्च लैब, जैसे एनपीएल टाइप रिसर्च लैब हैं आपकी, तो उनमें कभी कभी ये मोस्टली प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एमएससी, है ना। तो वो सब है। तो उसके बाद फिर आपका जो है इंटरव्यू वगैरह होता है, उसमें आप जाते हैं। और बाकी फिर नेट जेआरएफ का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपका नेट जेआरएफ है तो एंट्री थोड़ा इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो नेट जेआरएफ पे फोकस करना है, और नेट जेआरएफ पे फोकस करने के लिए एमएससी में ही आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो नेट जेआरएफ का बताता हूँ शरद जी, जैसे हमारा पंतनगर से हमने पढ़ाई की, तो नेट जेआरएफ फोकस नहीं था उस समय, तो उतना ज़्यादा तो कुछ नहीं पता था कैसे तैयारी करनी है। तो वो अगर आप एक अच्छा सा बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करा सकें, या कुछ की उनको एक भाई नेट की प्रिपरेशन कैसे करें, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चे अच्छे हैं सारे बच्चे, उनके पास क्या है कि लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, दैट्स इट। तो बच्चों के अंदर हाई, वेरी हाई पोटेंशियल है। मतलब मैं देखता हूँ, अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, या अब मैं रिसेंट में बच्चों से मिला हूँ इंडिया में भी, तो हर बच्चे के अंदर बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, बस एक हम उसको शेप नहीं दे पा रहे। अच्छा, 97 के कंपैरिजन में इंडिया में जो है वो रिसर्च पे पैसा अब ज्यादा खर्च हो रहा है, तो क्या हम्म। अब एनपीएल जैसी और लैब्स आई हैं, या एनपीएल में जो है वो इस पे रिसर्च फेलोशिप में ज्यादा जो है वर्क हो रहा है, ज्यादा लोगों को जो है उसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है? सो 97 के कंपैरिजन में देखिए, रिसर्च तो बढ़ा है थोड़ा सा, और रिसर्च इसलिए बढ़ा है कि हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन काफी बड़े हैं।
उस समय केवल आपका 7 आईआईटी हुआ करती थी, तो आज तो मेरे ख्याल से कितना मोर देन 20 काफी है, 26, मेरे पास काउंट नहीं है बट काफी सारी है। 26 अप्रोक्सीमेट 26 आईआईटीज हैं शायद अभी, हम्म। और मे बी लाइक एक दो कम प्लस माइनस होगा, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, तो वो से बड़ा है। फिर बहुत सारे आईआईएससीआर बढ़े हैं, फिर एनआईटीज काफी बढ़ी हैं, और इनफैक्ट प्राइवेटाइजेशन भी एजुकेशन का बहुत हुआ है, और बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं इस समय बच्चों के लिए। तो उसमें रिसर्च है सब जगह, तो रिसर्च तो ट्रेमेंडसली काफी बढ़ा है इस तरह से। तो गवर्नमेंट का भी काफी अच्छा प्रयास रहा है रिसर्च इंस्टीट्यूशन बढ़ाने में हर फील्ड के अंदर। इनफैक्ट आप फैशन डिजाइनिंग की बात करें, आप मेडिकल की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस भी नए नए खोले हैं गवर्नमेंट ने, एम्स इतने सारे खोले हैं। तो मतलब गवर्नमेंट के प्रयास इंडिया में बहुत अच्छे हैं उस संबंध में देखा जाए तो, अपॉर्चुनिटी काफी मिल रही है स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ सीट्स काफी बढ़ी हैं, तो अपॉर्चुनिटीज की तो मुझे लगता नहीं कोई कमी है आजकल, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे एनपीएल हो गए, हमारे 26 प्लस के आईआईटीज हो गई, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गए, उसके अलावा भी मुझे लगता है कि एनपीएल की कैटेगरी की सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी सारी लैब्स होंगी जहां पे काफी है, रिसर्च जैसे एनपीएल का है, तो एनपीएल क्या है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर। तो हम्म। सीएसआईआर की एक लैब है एनपीएल। तो इसकी आप काफी पहले तो 40 लैब्स हुआ करती थी इसकी, डिफरेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया। अब शायद कुछ एक आध लैब हो सकता है कुछ कम हुई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर लेकिन उस समय 40 के आसपास लैब थी इसकी पहले। अभी भी काफी हैं, 30 प्लस में तो अभी भी, 35 प्लस में शायद अभी भी होंगी। तो अब जैसे इसमें भी एनपीएल में सीएसआर में क्या था, सीएफटीआरआई मैसूर है, तो जो अमूल दूध का आपका था, तो वो सारा वहां से रिवॉल्यूशन आया था। और सीएसआईओ चंडीगढ़ है आपका, आपका आरएलएल जम्मू है आपका, सीडीआरआई लखनऊ है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आपका एनसीएल को नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है पूना में, काफी बड़ी लेबोरेटरी है। तो अगर कोई केमिस्ट्री में है बंदा तो वो एनसीएल जा सकता है। कोई आपका ड्रग्स में रिसर्च करना चाहता है, माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी वाला, तो ही कैन गो टू द सीडीआरआई लखनऊ। तो हर फील्ड के अंदर, और आपका फिर आपका डीआरडीओ की काफी लैब्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद आपका बार्क का हो जाता है, बार्क में जा सकते हैं। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है अवेलेबल, बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर राहुल, इसमें रिसर्च में कहते ये हैं कि इसका गेस्टेशन पीरियड काफी लंबा है। मतलब आपको मास्टर्स करिए, आप उसके बाद आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाइए, उसके बाद में भी अगर आप लकी हुए तो आपको ऊपर के जैसे यूएस जाने के लिए या इंडिया में और अच्छी अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी सेटल हो। तो ये क्या मुहावरा अभी चेंज हुआ है, या मतलब ये पुराने टाइम से तो यही चला आ रहा था कि रिसर्च का मतलब ये है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा? देखिए, मानता हूँ स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो तो अभी भी सत्य है, क्योंकि पीरियड काफी लंबा है। एक बच्चा अगर इंटर करके आपका बीटेक करके चला जाता है तो ऑलमोस्ट 22 साल का बच्चा सेटल हो जाता है। और यहाँ आपको आपको इंटर करने के बाद 5 साल तो आपका केमिस्ट्री का हो गया, 18 5 23, उसके बाद 4 5 साल की रिसर्च, 28 29, उसके बाद और थोड़ा करियर, 5 4 साल और मान लीजिए। तो बाय द एज 30 35 36, तो चांसेस है कि वो सेटल हो जाए। तो पीरियड लंबा है। अब जैसे मैं आपको अपना अगर एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ, तो मेरा भी ऑलमोस्ट ऐसे ही रहा कि मैंने 28 29 साल में पीएचडी की, उसके बाद मैं यूएस आ गया। तो यूएस में असाइनमेंट्स मिलते चले गए, पर लेकिन ये था कि स्ट्रगल भी था साथ साथ, और लर्निंग भी थी, दोनों चीजें थी। तो लास्ट में आकर के 14 में मैं कह सकता हूँ कि सेटल हुआ। और अभी भी सेटल क्या, एक सतत प्रक्रिया है, अभी सेटल में भी नहीं कह सकते, कैरियर में भी और आगे जाना है, और ख्वाहिशें हैं आगे जाने की, तो आगे ट्राई करते रहेंगे तो सेटल तो कभी होते ही नहीं है। पर तो लेकिन हाँ, ये बच्चों एक सच है, रिसर्च में पीरियड लंबा है। तो बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनका एप्टीट्यूड जो है वो रिसर्च में जाने का, मतलब चाहे रिसर्च में देखिए दो लाइन हो गई, या तो वो टीचिंग में भी जा सकते हैं हायर एजुकेशन में और वहां पे भी उनका रिसर्च चल सकता है, या वो टोटली एक सीनियर साइंटिस्ट जूनियर साइंटिस्ट फेलोशिप इस रास्ते पे जा सकते हैं और अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो बच्चे कैसे पहचाने कि भी वो उनके अंदर है वो चीज कि जो उनको आगे जाके फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी और वो एक हैप्पी साइंटिस्ट या हैप्पी प्रोफेसर या हैप्पी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे? उनको पता चल जाएगा कि हम कर रहे हैं, तो वो बच्चे को अपने आप से खुद से पता चल जाएगा कि अगर मैं फिजिक्स कर रहा हूँ या केमिस्ट्री कर रहा हूँ तो मैं किस हद तक जाके कर रहा हूँ, और मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसको खुद पता चलता रहेगा ऑटोमेटिकली कि वो कुछ कर रहा है। तो अगर वो, मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे पता था, मेरे रिसर्च आउटपुट जो आते थे पब्लिकेशंस वगैरह, जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता था मैं किस ऑर्डर की रिसर्च कर रहा हूँ, किस लेवल की रिसर्च कर रहा हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता रहेगा, तो उसके लिए कोई बताएगा नहीं। और बस फिर अपने आप पे ट्रस्ट करके चलिए कि हम कर सकते हैं, अपने भरोसा रख के चलिए, और ईमानदारी से लगे रहिए, तो उसमें ऐसा चीटिंग नहीं। होता है कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको जैसे उनके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत डीप इंटरेस्ट होता है और वो उसमें जितना बुक में दे रखा है उसके भी बियॉन्ड जाके पढ़ना चाहते हैं। मतलब तो भाई ठीक है भाई, सिंस यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट तो ठीक, आप
ग्रेजुएशन में लीजिए आप अपना पीएचडी करिए और आगे जो है आप जो अपॉर्चुनिटी आपको बेटर लगे उसमें आप निकल जाइए। दूसरा ये है कि बहुत से बच्चे हैं कि 12th तक तो ठीक है भाई, हमने सब्जेक्ट चला लिया, बट वी डोंट लाइक केमिस्ट्री, वी डोंट लाइक फिजिक्स, वी डोंट लाइक बायोलॉजी। तो अब ऐसे बच्चों को तो हम लोग फिर बोलेंगे कि भाई आप रिसर्च की लाइन पे ना जाएं, आप 12th के बाद में कुछ और स्विच कर लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है या कुछ है, फिर आप डेफिनेटली आपका रिसर्च आपका एरिया नहीं हो सकता। अच्छा, रिसर्च में एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, रिसर्च में थोड़ा गलत फहमी कि पीएचडी करके आदमी रिसर्च में ही जाता है। तो ऐसा नहीं है, पीएचडी करके भी आप, मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास साइंटिस्ट और प्रोफेसर ही आप बनेंगे। तो आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स रहती हैं, काफ़ी सीनियर पोजीशंस रहती हैं जहाँ पर पीएचडी आप करके जाते हैं। अब जैसे मैं सोच देखता हूँ कि जो फाइनेंस में अगर आपने पीएचडी किया है, इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया है, तो यू कैन डू मच बेटर देन अदर्स दोज हु आर नॉट पीएचडीज। तो ऐसा नहीं कि खाली पीएचडी के बाद रिसर्च, या आप रिसर्च बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा नहीं है। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी काफ़ी जॉब्स होती हैं, स्पेशली यूएस के अंदर तो काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्टली मैं खुद अपने बेटे को चाहता हूँ कि वो मतलब पीएचडी करके ही अपने फील्ड में जाए। वो जिस फील्ड में भी जाए एटलीस्ट पीएचडी करे, पहले हायर एजुकेशन ले ले, उसके बाद वो फील्ड में जाए। तो हाँ जी। अच्छा डॉक्टर राहुल, इसमें जो है अगर हम देखें कि 12th के बाद में हम थोड़ा सा विषयांतर कर रहे हैं, दूसरे डिफरेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। 12th के बाद कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के लिए यूएस जाना चाहते हैं, हाँ चाहे जी। वो एमबीए के लिए जाएं, चाहे वो क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के लिए जाएं या मेडिकल के लिए जाएं या बिजनेस या आर्ट साइड के सब्जेक्ट के लिए जाएं। तो क्या मतलब, क्योंकि आपने दोनों तरफ के सिस्टम देखे हैं, यूएस में आप हैं और अभी इंडिया के सिस्टम आपने अच्छे से देखे हैं, अगर उनके पेरेंट अफोर्ड कर सकते हैं और तो क्या यूएस में पढ़ने के बाद उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स कुछ बेटर हो जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी बेटर हो जाएगी, या उन्हें इंडिया में ही स्ट्रगल करना और एक बढ़िया कॉलेज के लिए फाइट करने की बहुत जरूरत है? ठीक है, डिपेंड करता है, दोनों चीज़ में दो प्रोस्पेक्ट्स हैं। अगर एफर्ट्स कर सकता है तो डेफिनेटली बेटर एजुकेशन मिलेगा, हायर एजुकेशन। तो देखिए, अगर इंडिया में अगर कोई आदमी बाहर जाना चाहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ओके, तो अच्छा ऑप्शंस है। अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, तो दे शुड डेफिनेटली ट्राई। और दूसरा ये है कि आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं या ग्रेजुएशन के लिए, मतलब मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, दैट्स डिफरेंट इशू। तो कभी कभी ये भी बेनिफिशियल रहता है कि अंडर ग्रेड आप इंडिया में ही कर लें कहीं से, और फिर यूएस में आप हायर एजुकेशन मास्टर्स या पीएचडी के लिए आए उसके बाद। तो एक वो भी है। तो डिपेंड करता है कि आपका अफोर्डेबिलिटी कितना है। तो अगर आप अफोर्डेबल उतना नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि आप अंडर ग्रेड वहाँ से करें और मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करें यूएस वगैरह में, तो उसमें फेलोशिप वगैरह अच्छी मिल जाती है। कभी कभी होता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एजुकेशन हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच फेलोशिप यू आर गेटिंग। तो बट जनरली अंडर ग्रेड में फेलोशिप मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो उसमें तो आपको अपने सेल्फ फाइनेंस ही रहता है मोस्टली। राइट, तो कुल मिला बाकी के कहते हैं मतलब एडवाइस इसमें ये रहेगा कि अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ग्रेजुएशन इंडिया से करके मास्टर्स या जो है अपना पोस्ट फेलोशिप जो है वो आप यूएस से कर सकते हैं। आपका हाँ जी, साइमल्टेनियसली अर्निंग भी हो जाएगा, बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी और opportunity आपको उसके बाद में भी जो है वो अच्छे करियर के प्रोस्पेक्ट जो है वो मिल सकते हैं मिल उसमें, सकती राइट। और अब्रॉड जाना जो है वो क्योंकि देखिए आप रामपुर रह चुके हैं और है। हाँ जी। आपको मालूम है कि एक मेंटल ब्लॉक है, बच्चे जो है सोचते ही नहीं है कि अगर उनको मैं 12th में कोई बच्चा है उसको बोलूं कि भाई आप ग्रेजुएशन यहाँ से कर लें उसके बाद आप अब्रॉड चले जाएं या कुछ चले। क्या रहता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस वो ये कि हमको एक दिशा देनी है, बच्चों को थोड़ा गाइडेंस करना है अच्छी, एक उनको पूरा नॉलेज देना कि कैसे आप जा सकते हो। अब सपोज कीजिए आपने अंडरग्रेड वहां से कर लिया, जैसे अंडरग्रेड मतलब आपने बीएससी एमएससी, मतलब जो बीएससी आपने कर ली या आपने बीटेक कर लिया, दैट्स अंडरग्रेड हियर। तो उसके बाद आपने क्या किया, साइमल्टेनियसली आप प्रिपेयर करते रहिए, जैसे जीआरई का एग्जाम आपने प्रिपेयर, जीआरई प्रिपरेशन कर लिया आपने, टॉफल प्रिपेयर कर लिया। तो आपको ये देखना है कि आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है और कब तक आपको एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपके पास यू हैव वेल सिस्टमेटिक प्लान, तो थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। तो जैसे आपने सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर मास्टर्स के लिए, आपको ग्रेजुएशन के लिए, तो 12th के बाद 4 साल का एजुकेशन चाहिए। तो अगर आपका बीसी 3 साल की है तो आपको 1 साल की एजुकेशन और चाहिए। तो उसमें ये हो सकता है कि आपने पीजी डिप्लोमा ले लिया कहीं से आफ्टर बीएससी, तो आपका 4 साल 12 + 4 ईयर हो गया। देन यू आर एलिजिबल फॉर हियर फॉर मास्टर डिग्री और पीएचडी। दूसरा एक चीज वहाँ लोगों को ये नहीं पता होता कि हम इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं। वो सोचते हैं हमको बीटेक करना, एमटेक करना ही पड़ेगा, मास्टर्स करना ही पड़ेगा। तो वो नहीं है, तो आप बीटेक के बाद डायरेक्ट यूएस में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जीआरई टॉफल एग्जाम क्लियर किया और आपने अप्लाई किया तो आपको डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम मिल जाएगा। तो कभी कभी मैं ये भी एडवाइस करता हूँ कि 2 साल की आप मास्टर्स करें, उससे अच्छा 4 साल पीएचडी कर लें, तो 4-5 साल में पूरी हो जाएगी। तो वो भी अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन लेनी है तो कंप्लीट एजुकेशन ले लो एक बार आप,
तो वो भी मेरा थोड़ा एडवाइस रहता है बच्चों को। तो बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ईज़ी है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है। बस ये कि आपको नॉलेज होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक प्लान आपके पास होना चाहिए कि हमको कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है। तो लेकिन जैसे जीआरई वगैरह टॉफल का एग्जाम रहता है तो उनकी फीस थोड़ा कंसर्न रहता है कि उतना फीस काफ़ी एक्सपेंसिव थोड़ा है कंपैरेटिवली कुछ लोगों के लिए। पर लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं कहूँगा कि बहुत अर्ली स्टेज में जैसे आप बीटेक में पहुंचे, क्योंकि डजेंट मैटर आप रामपुर के भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो और आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो, वहां से भी आप यूएस जा सकते हो, तो उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप पे थोड़ा सिस्टमेटिक प्लान है तो उतना आपको मेहनत तो कर, देखिए मेहनत तो आपको हमेशा करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, ये तो आप मतलब फॉर श्योर है ना। तो खाली बैठे नहीं मिलेगा, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर राहुल, जहाँ पे आप रहते हैं अभी कनेक्टिकट में, इसके पास में और बढ़िया और यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे येल यूनिवर्सिटी आप बता रहे थे के पास में ही है, स्टैनफोर्ड है, और MIT जो है, मैसाचुसेट्स को जो है, आपको क्या लगता है अच्छे नंबर में है, उनको एडमिशन मिल जाता है, या उनका नंबर कम ही रहता है बाकी नेशनैलिटी के कंपैरिजन में? देखिए क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटीज हैं सारी, यहाँ पर अप्लाई करें तो एडमिशन सबको मिलता है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको मिलेगा। बट मैं ये कहूंगा कि एक अंदर से अगर ये डर किसी बच्चे के अंदर है कि वहां तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब बच्चे इसी प्लेनेट के हैं, वो डिफरेंट प्लेनेट से नहीं आया है। तो यह है कि आपको बस पता होना चाहिए कि वहाँ क्या चाहिए। तो मैंने कहा, हमेशा मैंने ये बोला कि इन्फॉर्मेशन की कमी है हमारे पास, पोटेंशियल हर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो उनको अगर उतना गाइडेंस मिल जाए कि क्या क्या चाहिए और उसको उस हिसाब से शेप किया जाए बहुत अर्ली स्टेज से। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक डिफरेंस है, जैसे मेरे बच्चे हैं यहाँ पर, तो उनका मैं अगर इंडियन सिस्टम से यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो रिसेंट सिस्टम तो मुझे नहीं पता कि क्या आजकल चल रहा है इंडिया में, तो मैंने देखा नहीं काफ़ी लंबे समय से, स्पेशली लाइक स्कूल्स में। तो लेकिन यहाँ पर एंटायरली डिफरेंट टाइप का रहता है। तो यहाँ पर जैसे खाली बुक की नॉलेज नहीं होती है, बुक के अलावा काफ़ी नॉलेज ये लोग देते हैं, जैसे रीडिंग राइटिंग पे काफ़ी जोर देते हैं। तो रीडिंग असाइनमेंट्स बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज से मिल जाता है। इनफैक्ट थर्ड ग्रेड से ही रीडिंग असाइनमेंट मिलने, मतलब राइटिंग असाइनमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं कि आप बुक लिखिए, बुक चैप्टर आपको बुक लिखनी होगी, बुक चैप्टर के फॉर्म में, चैप्टर 1 चैप्टर 2, आपको जैसे आपको प्लैनेट्स के ऊपर कोई बुक लिखनी है तो वो बच्चा खुद रिसर्च करेगा, अपना गूगल में जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, कुछ बुक्स पढ़ेगा, लाइब्रेरी से बुक्स लेके आएगा घर पे, वहाँ से बुलेट पॉइंट्स लेगा कि क्या क्या कुछ हो सकता है, तो फिर अपने राइटिंग करेगा उसको। तो आप सोचिए कि थर्ड स्टेज से ही, थर्ड थर्ड क्लास से वो सब बच्चे के अंदर डालना शुरू कर देते हैं वो लोग। फिर उनका प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब मेरी बेटी थर्ड क्लास से बना रही थी प्रेजेंटेशन, तो फिर क्लास में प्रेजेंटेशन करना होता है उनको सबको। तो हर बच्चे को उसमें पार्टिसिपेशन होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन। तो ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को बोल दिया यार तुम नहीं बोल सकते, तुम रहने दो। नहीं, सब बच्चों को बताया तुम्हें बोलना है कुछ ना कुछ, तो एक डर अंदर से वो निकाला जाता है बचपन से ही। तो फिर बच्चा 12वीं तक आता है तो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो एटलीस्ट उसका रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग बहुत अच्छा रहता है। तो वो चीज़ हमारे यहाँ वो नहीं होता है इंडिया में जनरली। एटलीस्ट हमारे टाइम पर नहीं होता था कि अगर हम, जैसे कॉलेज में डिबेट होता था तो कोई एक दो बच्चा ही बोलता था, हमेशा वही दो तीन बोलते थे। और बाकी ऐसा नहीं हम बोल नहीं सकते थे, मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं करा डिबेट में, तो ऐसा नहीं था कि मैं नहीं बोल सकता था। लेकिन एक अंदर अंदर का एक डर था कि हम शायद नहीं कर पाएंगे, और किसी ने एनकरेज नहीं किया कभी। तो मैं कहूंगा कि ये जैसे हाँ, हर बच्चों को आप एनकरेज करें और देखें, जैसे कि बोलने के लिए एटलीस्ट तो कुछ ना कुछ उसको असाइनमेंट दें ओवर द पीरियड, कि उसको मतलब अगर किसी बच्चे अंदर डर है तो उसको एनकरेज करें, उसको अप्रिशिएट करें, चाहे वो गलत भी बोल रहा है उसको कभी ना बोलें गलत है, तो उसको कुछ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो वो अच्छा रहता है। तो जी। ओके। डॉक्टर राहुल सिंघल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो है बच्चों को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया कि भाई 12th के बाद में अगर रिसर्च में जाना है, या आपको जो है हायर एजुकेशन में जाना है, तो उसके अलावा भी पीएचडी करने के बाद में आपको प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। आपके पीएचडी का बहुत ज़्यादा जो है वहाँ नीड रहता है। उसके अलावा बच्चों को जो है वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख के जो है वो अपना चॉइस करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा जो है वो स्कूलिंग के ऊपर भी जो है वो लाइट डाला कि बच्चों को छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बचपन से ही थर्ड स्टैंडर्ड से जो दे दिए जाते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन जो है इस पे बहुत जोर दिया जाता है। आई होप कि आज की बातचीत का जो है वो बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। और आगे भी अगर बच्चों को कोई डिफिकल्टी होती है और वो यूट्यूब वीडियो पे कोई कमेंट लिखते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जरूर रिप्लाई करें। इन द एंड अगर आप कुछ शॉर्ट में बच्चों को कुछ कहना चाहें तो। बस जो ये कहूंगा, बच्चे 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 कभी डिमोरलाइज ना हो, अपनी प्रतिभा को पहचाने और लगे रहें, अच्छा मेहनत करें। और बस मेहनत ही एक है जो आप कर सकते हैं, मेहनत करते रहेंगे डेफिनेटली मिलेगा।
और बाकी अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। Rahul, thank you very much for being with थैंक यू, us. Thank you very much. थैंक यू।